हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स एक उड़ान। गाइज, आपके ट्रिमेंडस रिस्पांस को देखते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इवन किरण जी सर को जो मोटिवेशन मिल रही है, उनके जो आपको डिलीवरिंग स्किल्स के साथ सही तरीके से पढ़ा रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। आपका रिस्पांस, आपके कमेंट्स, वो देखते हुए जो हमारी खुशी है वो बढ़ती जा रही है और यही हमें मोटिवेट करेगी। तो सो डैट की जो आने वाला समय है वहाँ पर हम इससे भी बेहतर और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सके, नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके। तो ऐसा है, मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि इन द कमिंग डेज आई विल इंट्रोड्यूस जो फैकल्टी मेंबर है जीएस के, जिनका नाम है रणधीर सिंह। तो वही मैंने आपको बोला ही था, तो आज वो समय आ चुका है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने दिल से एक ऐसे इंसान को इंट्रोड्यूस करते हुए जो कि मेरे फ्रेंड है, मेरा भाई है और अबव ऑल मेरे मेंटर है। वाई? बिकॉज मेरे टीचिंग कैरियर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसे शेप करने में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और यकीन मानिए जो रिस्पांस आपने किरण जी सर को दिया, वैसा ही रिस्पांस, पैरेलल रिस्पांस जो है, मैं ये जानता हूँ वो रणधीर सर को भी मिलने वाला है और मुझे आपके प्यार के ऊपर पूरा भरोसा भी है। तो बिना समय गए आइए इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर रणधीर सर को। आइए रणधीर सर। काम सर, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच। तो सर जस्ट अ सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैंने जो आपको बताया वो अब कंटिन्यू करेंगे जो रणधीर सर है हमारे इस पूरे कंपोनेंट को, जीएस को। ठीक है, अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आपको इनकी एज देख के, इनके एक्सपीरियंस का जो है वो अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा। ठीक है, सॉरी जोक से पार्ट। तो अब रणधीर सर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपने ना ये जो इमोशनल इंट्रोडक्शन दी है ना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गाइस, जैसे सर ने तो आपको बता दिया, माय नेम इज़ रणधीर सिंह। मैं आप सबका विंग्स एक उड़ान यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ आप सबका। बहुत बहुत थैंक्स। ये मुझे लगता है ये सबसे पहला यूट्यूब चैनल है जम्मू का जो इतने तेज़ी से ग्रो हुआ है। तो अगर इतने तेज़ी से ग्रो हुआ है, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो उतना ही ज़बरदस्त सपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आज मेरा जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज़ जीएस। ऑब्वियसली ये जीएस में अकाउंट असिस्टेंट जेकेएसएसपी का जो पंचायत का भी नोटिफिकेशन निकली है उसके रिलेटेड ही रहेगा। उस जीएस के सिलेबस में ये इन्होंने एक बार सिलेबस रिमूव करा अपनी वेबसाइट से, फिर इन्होंने वापस चढ़ाया और जब इन्होंने वापस अपलोड करा तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा बदलाव लाए जीएस कंपोनेंट में। जैसे पॉलिटी में इन्होंने लाइन लिखी है, वो लाइन क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हमने बेसिकली इसी को पढ़ना है। आज मैं पॉलिटिकल लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। पॉलिटिकल लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया कैसे, यही सब आज हमने इसमें पढ़ना है। तो मैं क्लियर करता हूं, 1947 से पहले जो इंडिया को रूल कर रहे थे वो कंट्री थी ब्रिटेन। और ब्रिटिशर से पहले बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा, तब तक ब्रिटिशर्स का इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन नहीं था इंडिया पे। उससे पहले कुछ बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी से 20 साल पहले अगर आप जाओगे तो मुगल्स का बहुत बड़ा डोमिनेशन था इंडिया में। तो मतलब हमारे पास, कॉमन मासेस के पास इंडिया को रूल करने का कभी मौका मिला ही नहीं। कब तक? 1947 तक, जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ। अब आप सोचें एक बात कि मुझे आज तक मेरी जिंदगी में मेरे पापा या मेरे एल्डर्स ही गाइड करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो एकदम अगर या वो मुझे छोड़ देंगे तो क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा? नहीं। इंडिया की भी वही हालत थी। तो इंडियंस को पता था दैट वी आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। हमने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करी है ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन क्या उनको तो ऑस्ट करने के लिए, भगाने के लिए हम तो लगे हुए हैं। लेकिन अगर वो चले गए तो हम कैसे रूल करेंगे? क्योंकि जिस पोजीशंस पे ब्रिटिशर्स बैठ के इंडिया को रूल कर रहे थे वो पोजीशन तो हमने कभी ऑक्युपाई नहीं की, तो हम कैसे इंडिया को चला सकते थे? तो उस वक्त जो इंटेलेक्ट क्लास थी, जैसे आपको महात्मा गांधी पता होंगे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज, दे वर वेल अवेयर ऑफ दिस कि अगर हमने इंडिया को रूल करना है ब्रिटिशर्स के बाद तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए रूल करने के लिए। और किस फॉर्म में आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में।
नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है रूल्स एंड रेगुलेशन की। गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, गीता है। क्या बताता है हमें कि एथिकली ये करो, गलत मत करो, पाप मत करो, ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। लेकिन उसकी सजा हमें यहां नहीं बोलते मरने के बाद मिलेगी ऊपर, या तो नर्क जाओगे स्वर्ग जाओगे। यहां पे उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम कुछ गलत करेंगे, ठीक है, तो वो कौन है जो हमें बताएगा व्हाट इज रॉन्ग और राइट? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन है, वो किताब कौन सी जिसमें बताया जाएगा कि एक इंडिया का नागरिक होने से आपको क्या हक मिलने वाले? वो कौन है ये बताएगा कि इंडिया को कौन रूल करेगा? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी देर से ये बात चल रही थी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए? पहले इंसान जिन्होंने ये आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन थे? एम एन रॉय। जैसे कि आप देखोगे मैंने राइट पे लिखा हुआ है, एम एन रॉय 1934, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्टेड, एक ऐसी असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, जिसका पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट मतलब बनाना या अडॉप्ट करना, या कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट या अडॉप्ट करना। यह काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 1934 में एम एन रॉय ने यह आइडिया दिया। फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त और अभी भी है थोड़ी बहुत, उस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडियन स्ट्रगल जो किया है फ्रीडम को लेके बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आईएनसी ने भी ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें क्या करना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको चुनेंगे, जैसे हम चुनते ना, मोदी जी को हमने चुना, वैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो क्या करेंगे, एक ऐसी असेंबली बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ऑफिशियली फिर किन्होंने बोला? आईएनसी ने बोला। बट जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। क्या बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बनाएंगे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो कैसे बनेगी? बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। उसको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ व्हाट इज एडल्ट फ्रेंचाइज? बच्चे, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वोटर आईडी कार्ड बनता है। किस एज में बनता है? 18 साल की एज में बनता है। अब मैं सिख हूं, मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है, तो जो मुस्लिम है अगर वो 18 साल का, उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। मैं एक राजपूत है और एक एससी है, क्या एससी का जो वोटर आईडी कार्ड है वो बनता है या नहीं बनता? बनता है। किस एज में? सेम एज में जो राजपूत का बनता है, 18 ईयर्स ऑफ एज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलता है कि जो भी एडल्ट हैं दे शुड हैव द राइट टू वोट, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव किस बेसिस पे? रिलीजन। भेदभाव किस बेसिस? रेस, काला गोरा, कास्ट, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इलेक्ट किया जाएगा। किस बेसिस पे इलेक्ट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर हो गया आपको एडल्ट फ्रेंचाइज की मीनिंग? अब देखो, मीनवाइल आपको पता है 1939 में पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हुआ था एक इंसिडेंट के साथ, जो कम से कम 6-7 साल चलता रहा। वो इंसिडेंट था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसमें ब्रिटेन अपने इलाज जापान लड़ रही थी जर्मनी के खिलाफ, और जर्मनी के भी कुछ एलाइज थे। अब इस वक्त जब 1939 में वॉर स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उस वक्त इंडियन लीडर्स का बहुत कंट्रोल था कॉमन मासेस के ऊपर, और ब्रिटेन बहुत डेस्परेट था कि उनको इंडिया की सपोर्ट मिले। किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। बट इंडियंस ने बोला भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी कुछ डिमांड आप मान लो। अगर आपने वो डिमांड मान ली तो
हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। वो डिमांड था कि हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट की जाए, लेकिन ये ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो साइड बाय साइड ये भी चाहते थे कि इंडियंस हमें सपोर्ट करें। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने कुछ ऑफर्स देना स्टार्ट करे, प्रपोजल्स देना स्टार्ट करे, ताकि हम इनके गुस्से को, इनके डिमांड को नम कर पाए और इनका सपोर्ट ले पाए वॉर में। तो प्रपोजल्स किस फॉर्म में आए, वो प्रपोजल्स आए अगस्त ऑफर बीच में, देख लो 1940 में ये ऑफर दिया गया इंडियंस को। इंडियंस ने इसको रिजेक्ट करा, आईएनसी ने रिजेक्ट करा क्योंकि आईएनसी कॉमन मास को रिप्रेजेंट करी थी। उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आया, इसको रिजेक्ट करा। क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद ही तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अब बहुत प्रेशर होने के बाद और फाइनली जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो सुपर पावर्स निकल के आई, यूएसए और रशिया, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया कि अब जो भी कंट्री किसी के कंट्रोल में है तो उसको फ्री किया जाए। तो फाइनली ब्रिटिशर्स को भी समझ आ गया कि भाई हम इंडिया में रहने वाले अब नहीं हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हम इनका कुछ ना कुछ करके जाएं। तो उन्होंने एक मिशन भेजा और उस मिशन का जो प्लान था वो आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों, मुस्लिम लीग भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी किसके बाद, आईएनसी के बाद, इंडिया में, जो ज्यादातर मुस्लिम इंटरेस्ट को या आप बोल सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या करती थी, प्रोक्लेम करती थी या सपोर्ट करती थी। ठीक है, अब 1946 में एक प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान, और ये कहां से आया, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। 1946 में पहुंचा, इसके कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स। अब कैबिनेट मिशन प्लान के जो 3 मेंबर्स हैं, मुझे याद है, एक मैं आपको बता देता हूं, मुझे तीनों याद हैं, लेकिन बाकी 2 आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। पहला है पैथिक लॉरेंस और दूसरा थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एवी, बाकी लिख दो उसके नीचे क्या है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स। कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या बोला, कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे और फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कितना स्ट्रेंथ होगा, उसका स्ट्रेंथ रखा 389 स्ट्रेंथ रखा। 389 स्ट्रेंथ में, जो 389 स्ट्रेंथ में 389 मेंबर्स, सीट्स, समझ आ रहा है ना। अब 389 सीट्स में उन्हें डिवाइड कर, उन्हें बोला 296 सीट्स हम किसको देंगे, ब्रिटिश इंडिया को देंगे, और 93 सीट्स हम प्रिंसली स्टेट्स को देंगे। जे&के प्रिंसली स्टेट थी नहीं थी डोगरा के रूल के अंदर, ऐसे हैदराबाद भी था प्रिंसली स्टेट। तो उन्होंने बोला कि 93 सीट्स हम प्रिंसेस को देंगे, जिसमें प्रिंस का कंट्रोल है, मतलब पूरा कंट्रोल था, है तो ब्रिटिश था, लेकिन प्रिंस को हमने कुछ ना कुछ दिया हुआ था। और 296 सीट्स किसको देंगे, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का रूल है। और उस 296 सीट्स में से हमने 4 सीट्स किसको एलोकेट करी, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। अब आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई कमेंट नहीं आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर क्लियर कर दूंगा। तो फाइनली इन्होंने बोला अब इसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इसका इलेक्शन हुआ था इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के बाद भी जब जुलाई में इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में 208 सीट आईएनसी ने जीती और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के बाद भी हर एक सीट में कोई ना कोई हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिख से भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू तो थे ही थे, मतलब हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के बाद भी। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। और ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया, कैबिनेट मिशन प्लान में पहले क्लियर था कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो इसमें आ सकती है, नहीं चाहे तो अलग भी रह सकती है। तो देखिए यहां पे 73 सीट्स और 208 सीट आईएनसी। अब ना मुस्लिम लीग के अंदर पहले ही एप्रीहेंशंस चल रहे थे, किसको लेके, उनको डर था कि मतलब बीइंग अ माइनॉरिटी हमारी बातें, हमारे जो भी विचार होंगे अपने रिलीजन को लेके, मुस्लिम्स को लेके, वो सुने नहीं जाएंगे। और इससे पहले भी मुस्लिम लीग ने बड़ी बार बोल दिया था हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। तो फाइनली यहां पे उन्होंने बोल दिया कि भाई आई एम लिविंग इट, ठीक है, मैं इसको ज्वाइन करने वाली नहीं हूं और आई एम गोइंग। और मुस्लिम लीग छोड़ के सेपरेट स्टेट जो अब पाकिस्तान बन चुका है उसके लिए डिमांड करना स्टार्ट हो गई। अब देखो मीनवाइल
बोला गया, मीनवाइल ये बात बोली गई कि भाई काम मत रोको, अगर मुस्लिम लीग छोड़ रही है छोड़ दो, रहने दो, आप काम करते जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट करो। क्यों ब्रिटिशर्स जल्द से जल्दी निकलना चाहते थे इंडिया से? क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि हिंदू मुस्लिम रिफ्ट होने वाला है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाली नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स अपना बेस्ट कोशिश कर रहे थे कि वो निकल पाए यहां से। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग बैठी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी क्या? क्या करेगी? मैंने अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, और उस वक्त टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दूसरी मीटिंग हुई, जिसके परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। हुआ क्या? मुझे बताओ, केरला और जम्मू का कल्चर सेम है? रिचुअल सेम है? नहीं। इंडिया में कितनी कल्चर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी है। जो रिचुअल्स हम यहां प्रैक्टिस करते हैं, शायद वो केरला वाले लोगों के लिए क्या हो? टैबू हो। वो उनके लिए क्या हो? टैबू हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या बोला कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को छोटे छोटे क्या करते? छोटे छोटे कमिटीज में डिवाइड कर देते, और उन कमिटीज को टास्क देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, मतलब वो प्रपोज करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमने 8 मेजर कमिटीज में डिवाइड किया और 13 माइनर कमिटीज में डिवाइड किया, और हर एक कमेटी को टास्क दे दिया कि आप इस चीज को देखो, आप इस चीज को देखो। अब देखो, among all the committees of Constituent Assembly, the most important committee was drafting committee, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे? डैश फिल नीचे करोगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कितने मेंबर्स थे वो नीचे आप बताओगे, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए, ठीक है? अब इन कमेटीज ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। टोटल खर्चा हुआ 64 लाख रुपीस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और आज क्या हालत हो रही है? क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, जो इतनी मेहनत हुई है। अब फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन उस वक्त इसको लागू नहीं किया गया। लागू किया गया इसको 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब क्यों कमेंस हुआ? 26 नवंबर को क्यों नहीं हुआ? इस पे वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। कमेंट करके देखो भाई, जैसे किरण सर को प्यार दिया आपने, वैसा ही प्यार मैं चाहता हूँ रणधीर सर को मिले, और मैं जानता हूँ इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है। इन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन चलाया JNK में, और जो रिस्पांस रहा था उस इंस्टीट्यूशन का, माशाल्लाह मैं बता नहीं सकता। हमारे कितने सब इंस्पेक्टर्स निकले हैं जो इस समय ग्राउंड पे ड्यूटी दे रहे हैं हमारे लिए, इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए। उससे बढ़िया हम और क्या ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अब मैं आपके कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगा, इनको प्यार करिए आप। और आज इसके बाद बेशुमार वीडियोस आने वाली है GS के रिगार्डिंग। रणधीर सर जो है वो सारा मैनेज करने वाले हैं। मैं चाहूँगा रणधीर सर जो है ये इसको कंक्लूड करते हुए अपना लास्ट के जो कुछ वर्ड्स हैं वो ज़रूर बोलें। थैंक यू सो मच गाइस। आप देख लेना, ये आपको ज़्यादा डीप तो नहीं लगी, ठीक है, या कम तो नहीं लगी, जो आप बोलोगे, ठीक है। वी आर हियर फॉर यू गाइस। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप ज़रूर बताएं, किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इस क्वेरी को बिल्कुल हैंडल करेंगे। इनफैक्ट हम तीनों मिलकर हैंडल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स यू। आइए।